हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं योगेश कुमार मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू की तरफ से आज उन सब बच्चों का वार्म वेलकम करता हूं जो इस साल 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ के साथ कंपटीशन लेवल यानी कि ओलंपियाड या एनटीएससी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे 10th साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बिना किसी देरी के आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, जिन जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। प्यारे बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि कोई कुछ एक डेली प्रोसेसेस होते हैं लाइफ में जो आप लोग ऑब्जर्व तो करते हैं कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप उसके पीछे की छुपी हुई केमिस्ट्री को नहीं जानते। तो सबसे पहले मैं टॉपिक के टाइटल को बता देता हूँ। टॉपिक का जो टाइटल है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसको मैं अलग अलग पोर्शन के अंदर लिख लेता हूँ। तो डेली लाइफ प्रोसेस की जैसे मैंने बात की, एक डेली लाइफ प्रोसेस की हेल्प से मैं आप लोगों को इन दोनों टर्म्स को समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिएगा, जो डेली लाइफ प्रोसेस हम लोग लेते हैं वो है कर्डिंग ऑफ मिल्क। क्या है बेटा? कर्डिंग ऑफ मिल्क। आप सभी लोगों ने देखा होगा दूध से दही कैसे जमाया जाता है। रात को सोने से पहले आपकी मदर जो होती है दूध के अंदर थोड़ा सा खट्टा मिला के उसको वहां पर छोड़ देते हैं, और सुबह जब हम लोग उठते हैं तो आपका दूध जो है वो कन्वर्ट हो चुका होगा दही के अंदर या कर्ड के अंदर। अब इसके पीछे की छुपी हुई केमिस्ट्री को आइए जरा समझते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमारा जो मिल्क है वो कन्वर्ट होता है कर्ड के अंदर। अब यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन की हम लोग अगर बात करें तो मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उन क्वेश्चनों के आंसर मुझे बताने पड़ेंगे, या जिनको नहीं आते उनको ध्यान से सुनने पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि मिल्क से कर्ड के अंदर जो बदलने वाला ये प्रोसेस है, इसके अंदर मेनली किसका रोल होता है? तो बच्चों यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के नाम से। अगला क्वेश्चन आता है, मिल्क के अंदर क्या क्या आपका प्रेजेंट होता है? मिल्क के अंदर आपके बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं जो हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक आपका शुगर वाला कंपोनेंट होता है और एक आपका प्रोटीन होता है। क्वेश्चन यही उठता है, मिल्क के अंदर कौन सी शुगर आपकी प्रेजेंट होती है? तो मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है लैक्टोज शुगर। कौन सी होती है बेटा? लैक्टोज शुगर। और प्रोटीन कौन सा होता है? मिल्क के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है केजीन प्रोटीन। क्या नाम है बेटा? केजीन प्रोटीन। अभी जैसे मैंने बोला कि आपकी मदर रात को थोड़ा सा खट्टा मिला देती है, वो खट्टा वो किसके लिए मिलाती है? वो इस लैक्टोबैसिलस के काम करने या इसके एक्शन के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये वाला जो आपका बैक्टीरिया है ये एसिडिक कंडीशन के अंदर ही काम करता है। और बेसिकली जो ये मिल्क से कर्ड बनने का प्रोसेस होता है ये आपका थोड़ा सा एसिडिक रेंज के अंदर, एसिडिक पीएच रेंज के अंदर काम करता है, और वो पीएच रेंज आपकी होती है 4.5 टू 4.7। चलिए, ये तो हुआ आपका एक प्रोसेस कि भाई मिल्क को कर्ड के अंदर कैसे बदला जाता है। अभी अगर मैं इस चीज को आपको समझाऊं कि बेटा इसका कोई केमिकल फिनोमिना होता होगा जिसकी वजह से आपका मिल्क जो है एक एंटायरली न्यू सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा, तो मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन बिहाइंड दिस प्रोसेस, और जो ये आपका कर्ड बना है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो जरा देखिएगा, जो आपका मिल्क है, मिल्क के अंदर जो आपकी शुगर प्रेजेंट थी लैक्टोज, लैक्टोज शुगर का जनरल फॉर्मूला होता है C12H22O11। क्या होता है बेटा? C12H22O11। अभी मैं आप लोगों से बोलता हूं, जब ये आपकी लैक्टोज शुगर वाटर के साथ रिएक्शन, और यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन प्रेजेंट होता है बेटा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया।
नाम से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, लैक्टो मीन्स जो लैक्टोज शुगर पे काम करता हो, और बेसिलस वर्ड जो है ये इसके रोड शेप स्ट्रक्चर की वजह से आया है। जितने भी अपने रोड शेप स्ट्रक्चर वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके नाम के पीछे आपको बेसिलस लिखा मिलेगा। तो जब भी ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक्शन करता है इस लैक्टोज शुगर के ऊपर, तो यहाँ पर एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम लोग लैक्टिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टिक एसिड। और आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग जो नाम है इस लैक्टिक एसिड का वो है आपका 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम है बेटा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ये तो हो गया इसका आईयूपीएससी ने। अब इसका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं जरा, 3 कार्बन का एक कंपाउंड है जिसके सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप अटैच है, और फर्स्ट कार्बन के ऊपर आपका COOH ग्रुप है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज कर्ड्स केमिकल फॉर्मूला, तो आपको क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला बताना है लैक्टिक एसिड का C3H6O3। क्या बताना बेटे, C3H6O3। और कोई पूछे स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब देखिए इसको लिंक करता हूं मैं आपके सिलेबस के साथ। जो कर्डिंग ऑफ मिल्क था वो एक पूरा एक प्रोसेस था जिसके अंदर आपका एक सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाता है एक नए सब्सटेंस के अंदर, जिसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है आपके स्टार्टिंग मटेरियल से। और इस प्रोसेस की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है विद द हेल्प ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन अपने आप में एक पूरा प्रोसेस होता है, केमिकल इक्वेशन उसकी सिंबॉलिक नोटेशन होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इनकी डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। केमिकल जो रिएक्शन होती है अगर आपको उसको डिफाइन करना है तो आप बोलिएगा केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज those processes in which a substance or substances in which a substance or substances in which a substance or substances undergo chemical change। हाईलाइट कीजिएगा बेटा केमिकल चेंज को, chemical change to produce a entirely new substance with different properties। ध्यान रखना बेटा, जो नया बनने वाला सब्सटेंस है आपका उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एंटायरली डिफरेंट होंगी आपके ओरिजिनल सब्सटेंस से। और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इट इज symbolic notation of any chemical reaction with help of formulas of compounds and symbol of elements। आई होप आपको ये दोनों की दोनों डेफिनेशंस जो है अभी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि मैंने आपको बोला था कि एक वर्ड आपको हाईलाइट करना है, केमिकल रिएक्शन तभी होंगी जब चेंज किस टाइप का होगा बेटे, केमिकल चेंज। क्या होगा बेटे, केमिकल चेंज। देखिएगा आप चेंज जो होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका फिजिकल चेंज होता है, एक आपका केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें सब्सटेंस की केवल और केवल फिजिकल स्टेट चेंज होती है, उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होता। जबकि केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी बदले या ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन पक्का चेंज होगा। तो आइए जरा देख लेते हैं दोनों के दोनों चेंजेस को, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे ही चलेंगे आज।
छोटी छोटी बातें जो है ये काफ़ी तंग करती हैं बड़ी क्लासेस में जाके फिर। तो आइए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखता हूँ फिजिकल चेंज। क्या लिखता हूँ बेटे? फिजिकल चेंज। और राइट हैंड साइड में मैं लिख देता हूँ केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिनके अंदर आपका सिर्फ क्या चेंज होता है बेटे? फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। क्या चेंज होती है बेटे? फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। क्या होती है बेटे फिजिकल स्टेट? फिजिकल स्टेट जिसमें आपके सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। और केमिकल चेंज यहाँ पर आप क्या लिखोगे? अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा, बट केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंजेस। और केमिकल चेंज के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। हेयर केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस changes. It means in physical change, identity of substance retain। जो जैसा था अभी भी वैसे का वैसा ही है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर ए न्यू सब्सटेंस is always formed and original substance loses its properties, loses its आइडेंटिटी बोल दीजिए सीधा, क्योंकि वहां पर हमने आइडेंटिटी वर्ड लिखा है। तो यहाँ पर हमेशा क्या नया सब्सटेंस बनेगा? हेयर इन फिजिकल चेंज, हेयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई नया सब्सटेंस यहाँ पर नहीं बनेगा। तो ये चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं। क्या होते हैं बेटे? टेम्परेरी होते हैं। जबकि केमिकल चेंज आपके क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटे? परमानेंट। ध्यान रखना बेटे, यहाँ पर आपने जैसे ही जो कारण है, जो कोज है, आप उस कोज को विड्रॉ कर लोगे तो सब्सटेंस जो बना है ना नया आपका यहाँ पर, वो आपकी ओरिजिनल स्टेट के अंदर पहुंच जाएगा। नया सब्सटेंस तो यहाँ पर बनता ही नहीं है, लेकिन जो फिजिकल स्टेट जो चेंज हुई है ना वो आपकी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। और यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो परमानेंट है। अगर एक बार दही बन गया तो वो वापस से दोबारा दूध के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या ले लेता है बेटा? मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है बेटे? यहाँ पर आपका वाटर होता है इनिशियली आइस की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होता है, वो चेंज होता है किसके अंदर? जब आप इसको हीट देते हो, हीट देने पे ये चेंज हो जाता है लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पे चेंज क्या हुई? सिर्फ फिजिकल स्टेट, पहले भी पानी था अब भी पानी है, तो यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं, उसका केमिकल कंपोजिशन तो चेंज हुआ नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है? चेंजेस जो आपके टेम्परेरी होते हैं। जैसे आप हीट करने के बजाय इसको कूल करोगे, सब्सटेंस जो है वो रिटेन कर लेगा उसकी ओरिजिनल पोजीशन को, ठीक है। कूल करोगे तो क्या? पानी वापस से बर्फ में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, एक बार आपका दूध से दही बन गया, तो आप वापस दही से दूध नहीं बना सकते। तो ये होते हैं आपके फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। और भी बहुत से एग्जांपल है फिजिकल चेंजेस के, जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर हो गया। केमिकल चेंजेस के जो एग्जांपल है इसके अलावा वो आपके कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन। जब भी आपका आयरन जो होता है, जो लोहा होता है, वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो आपका एक एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस बनाता है, जिसको आप रस्ट कहते हो, जिसको आप जंग कहते हो। तो लोहे को जंग लगना एक केमिकल प्रोसेस होता है और हर केमिकल प्रोसेस की एक केमिकल इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन की जो केमिकल इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होता है। 4Fe, ध्यान रखना बेटे, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2
जब ये तीन रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो यहाँ पर ये बनाते हैं FeOH थ्राइस। क्या बनाते हैं बेटे? FeOH थ्राइस। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, आयरन जो होता है ये आपका क्या कर जाता है? ऑक्सीडाइज कर जाता है। तो आयरन के ऑक्सीडेशन की वजह से ही यहाँ पर रस्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप लोग दिवाली पे कैंडल्स वगैरह बर्न करते हो तो वहां पर कैंडल में क्या होता है? वैक्स होता है। तो बर्निंग ऑफ वैक्स भी एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है बेटे? बर्निंग ऑफ वैक्स। अगर मैं आपसे पूछूं बर्निंग ऑफ वैक्स फिजिकल फिनोमिना है या केमिकल फिनोमिना है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर केमिकल फिनोमिना है। तो फिर मैं पूछूंगा बेटा केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ होगा अगर केमिकल फिनोमिना है, तो क्या आप लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो? आप आज के बाद जरूर बोलेंगे कि जी सर, इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। इसके अंदर जो वैक्स का जनरल फॉर्मूला होता है वो आपका C25H52 होता है। क्या होता है बेटे? C25H52। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पर हम 38 मोल लेते हैं और जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं वो CO2 और H2O के 25 और 26 मोल बनते हैं, रिस्पेक्टिवली 25 मोल ऑफ CO2 एंड 26 मोल ऑफ वाटर। देखिए इक्वेशन को याद करना कितना आसान है। 25 52 38 25 26 25 26 25 52, उल्टा सीधा कर दो बस इसको। तो कितना सिंपल एग्जाम्पल है। आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए जितने भी डेली लाइफ प्रोसेस है। और एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस बता देता हूँ, रेस्पिरेशन। जब आप रेस्पिरेशन करते हो, आप एयर को अंदर लेते हो तो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और आप लोगों ने जो खाना खाया होता है, खाने के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है हमें, उसी की वजह से क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है बेटा? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होते हैं? आपकी जो एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को, वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया नाम की एक सेल होती है, उसके अंदर सिंथेसाइज होती है। पूरा नाम क्या है एटीपी का? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक बार रिपीट कर देता हूँ, पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हुए आपके केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। उसके बाद चेंजेस, फिजिकल चेंज पढ़ा, केमिकल चेंज पढ़ा। फिजिकल चेंज के एग्जांपल क्या? मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर। केमिकल चेंज के क्या क्या एग्जांपल? रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ वैक्स, कर्डिंग ऑफ मिल्क और रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप लोगों को ये मेमोराइज करने हैं, काफ़ी अच्छे से इनको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद बेटा कुछ एक रिएक्शंस जो होती हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं बेटे? करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमें कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हो गई है, या क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि इन सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए क्या क्या चेंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है। सबसे पहले बेटा चेंज इन स्टेट। क्या होता है बेटा? चेंज इन स्टेट। अब जरा इसको समझिएगा कि चेंज इन स्टेट कौन सी बेटा? जो सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट होती है वो आपकी चेंज हो सकती है। चलिए एक एग्जांपल से बताता हूँ। जब भी हम जिंक के टुकड़ों को जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इनको डालते हैं डाइल्यूट H2SO4 के अंदर। किसके अंदर डालते हैं बेटे? डाइल्यूट H2SO4 के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका स्टेट का चेंज होना है वो चेंज इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपका जो सब्सटेंस बनेगा वो बनेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। और ये जो ZnSO4 है जिसके अंदर आपका जिंक पहले सॉलिड फॉर्म में था, ये आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है बेटे? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है केमिकल रिएक्शंस की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब इट मींस फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी चेंजेस। जिसका एग्जांपल क्या है? जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। देखिएगा रिएक्शन किस तरीके से होती है। हम लोग क्या करते हैं? एक फ्लास्क लेते हैं, फ्लास्क के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं? डाइल्यूट H2SO4 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बेटे? डाइल्यूट H2SO4। अब इसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं? यहाँ पर हम डाल देते हैं जिंक के ग्रेन्यूल्स, जिंक के टुकड़े डाल देते हैं।
तो यहाँ पर थोड़े टाइम बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर बबल्स जो है वो उठना शुरू कर देते हैं, और ये बबल्स जो होते हैं ये होते हैं हाइड्रोजन गैस के। किसके होते हैं बेटा? हाइड्रोजन गैस के। इसलिए अपना जो अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है बेटा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान आपकी गैस का इवोल्व होना भी बनता है, या केमिकल रिएक्शन के दौरान आपकी गैस जो है वो इवोल्व हो सकती है। तो यहाँ पर भी हम यही वाला एग्जांपल चिपका देंगे कि भाई जिंक ने रिएक्शन किया डाइल्यूट H2SO4, जिसकी वजह से आपका जिंक सल्फेट बना और H2 गैस बना। इसके लिए भी आप एक अलग एग्जांपल भी दे सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट H2SO4। सेम रिएक्शन है बेटा, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर भी आपकी क्या होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है बेटा। उसके बाद जो तीसरा फिनोमिना हम लोगों को पढ़ना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को बताता हो वो है चेंज इन कलर। क्या है बेटा? चेंज इन कलर। किसी भी रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो अपना कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका है वो है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन। जब हम लोग Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो AgI प्लस KNO3 होता है। क्या होता है बेटे? AgI प्लस KNO3। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, एक इन्फॉर्मेशन और निकल के आई है। जब मैंने H2 गैस निकाली थी तो मैंने एरो ऊपर की तरफ दिखाया था, एरो ऊपर की तरफ दिखाया था, और जब मैं चेंज इन कलर बता रहा हूँ तो मैंने ये एरो नीचे की तरफ दिखाया है। तो पूरी केमिस्ट्री के अंदर चाहे कोई सी भी क्लास हो, जब भी हम एरो को ऊपर की साइड दिखाते हैं इसका मतलब होता है कि गैस हमारी क्या हुई है? इवोल्व हुई है। क्या हुई है बेटा? इवोल्व हुई है, बाहर निकली है। और जब भी मैं एरो नीचे की तरफ बनाता हूँ इसका मतलब है बेटा प्रेसिपिटेट बने हैं। क्या बने हैं बेटा? प्रेसिपिटेट बने हैं। सोल्यूबल पार्ट के अंदर जो इनसोल्यूबल पोर्शन होता है वो हमेशा पीपीटी की फॉर्म में आ जाता है, और यहाँ पर जो सिल्वर आयोडाइड है इसके जो पीपीटी होंगे ये आपके येलो कलर के होंगे। किस कलर के होंगे बेटे? येलो कलर के। याद आप ऐसे कर सकते हो, मैं मेरी मैडम को बोलता हूँ कि कुछ खाने का लेके आओ तो वो क्या कहती है? मैं बोलता हूँ अजी सुनती हो, तो उनका जवाब आती है AgI, और फिर क्या कहती है? येलो। क्या कहती है बेटा? येलो। सपोज कीजिए मैंने बोला कि जाओ जरा चाय लेके आना, सुनती हो जरा चाय लेके आना, तो वो क्या बोलेंगी? AgI येलो, AgI येलो। और एक इक्वेशन ले लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। क्या लेते हैं बेटे? सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका AgCl बनेगा पीपीटी के फॉर्म में, और सोडियम नाइट्रेट जो है वो आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पर जो AgCl के पीपीटी बने ये आपके व्हाइट कलर के होंगे। किस कलर के होंगे बेटे? व्हाइट कलर के। तो आपको दो तरह के पीपीटी का कलर आज पता लग गया। AgI जो होता है उसके हमेशा येलो कलर होता है, AgCl जो होता है उसके पीपीटी का कलर व्हाइट होता है। तो आपको ये आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा? चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा, यहाँ पे चेंज इन स्टेट देखा, चेंज इन स्टेट के बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस के बाद चेंज इन कलर। एक और बच गया बेटा टेम्परेचर चेंज। क्या बच गया बेटे? टेम्परेचर चेंज। ये भी अपने आप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। टेम्परेचर आपका क्या कर सकता है? इंक्रीज भी कर सकता है, और टेम्परेचर आपका डिक्रीज भी कर जाता है। जो हमने रिएक्शन ये वाली पढ़ी थी ना बेटा, जब भी हमारी रिएक्शन होती है तो हम जब इस फ्लास्क को टच करते हैं तो ये फ्लास्क हमको गर्म लगता है। तो ऐसी रिएक्शन के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो आप यहाँ पर भी एग्जांपल यही वाला डाल सकते हो कि जब मैं जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराता हूँ तो यहाँ पर मेरा ZnSO4 बनेगा, और H2 गैस जब रिलीज होगी तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेरा बढ़ जाता है। और यहाँ पर टेम्परेचर लोअर की अगर मैं बात करूँ, जब भी मैं रिएक्शन कराता हूँ बैरियम हाइड्रोक्साइड की, किसकी रिएक्शन कराता हूँ बेटा? बैरियम हाइड्रोक्साइड की। किसके साथ? अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर मेरा क्या होता है? 2 मोल अमोनियम क्लोराइड लेने पड़ते हैं, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो मेरा बनता है BaCl2 प्लस ट्वाइस NH4OH। क्या बनता है बेटे? बैरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब मैं इस फ्लास्क को टच करता हूँ तो सॉल्यूशन मुझे
ठंडा दिखाई देता है। क्या कैसा फील होता है बेटा? ठंडा फील होता है। तो हमारी केमिकल रिएक्शंस के दौरान रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और रिएक्शन का टेम्परेचर घट भी सकता है। तो आप लोगों को आई होप आज के लेक्चर में काफ़ी मज़ा आया होगा। तो जिन जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाकी का जो कार्यक्रम है वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज का लेक्चर जो मैंने दिया है आपको शांति से लेक्चर को दोबारा सुनना है। दोबारा सुनने के बाद जो जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगती है आपको वो एक कहीं ना कहीं किसी भी पेज या किसी भी कॉपी के अंदर नोट कर लेनी है, क्योंकि मैं बताता हूँ इस जो भी हमने आज पढ़ा ना इस लेक्चर से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो ओलंपियाड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आने वाले टाइम में भी किसी दूसरे एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के जो बोर्ड के हिसाब से हमने 3 चीज़ें पढ़ी। क्या क्या? डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरी जो चीज़ हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी थी बेटे? दूसरी चीज़ पढ़ी हमने कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, और उनके एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना। तीनों के तीन एग्जाम्पल दिए मैंने। फिजिकल चेंज में क्या क्या दिया था? इवोपरेशन दिया था, डिसोल्यूशन ऑफ वाटर दिया था और डिसोल्यूशन ऑफ शुगर दिया था, मेल्टिंग ऑफ आइस दिया था। केमिकल रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है रस्टिंग दे सकते हो, मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन दे सकते हो या फिर रेस्पायरेशन दे सकते हो, आपकी मर्जी, या बर्निंग ऑफ वैक्स भी दे सकते हो। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन बना वो बना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बना बेटे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 4 बातें मैंने बताई। सबसे पहली बात क्या? स्टेट चेंज हो सकती है, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है रिएक्शन के दौरान। दूसरा मैंने बताया कि भाई कलर चेंज हो सकता है, गैस इवॉल्व हो सकती है और उसका टेम्परेचर या तो इंक्रीज कर सकता है या लो कर सकता है। चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।